हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रमेश मालिनी के अजीब व्यवहार को देखकर बहुत डर जाता है और अपने माँ और बाबूजी को कॉल कर कर बुलाता है। अब आगे दूसरे दिन रमेश की माँ और बाबूजी उसके घर आ जाते हैं। वो अंदर रमेश को सारे घर में ढूंढते हैं, लेकिन रमेश उनको कहीं नहीं मिलता। तभी मालिनी अपने सास ससुर को आते देख नॉर्मल हो जाती है। रमेश के बाबूजी रमेश को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं, कहाँ गायब है तू? बाबूजी की कड़क आवाज़ में पूछने से रमेश दौड़ा दौड़ा घर आ जाता है। घर आकर वो माँ और बाबूजी के चरण स्पर्श करता है। रमेश इतने में देखता है कि मालिनी सिर पर पल्लू रखी चाय का ट्रे लेकर आ रही थी। वो मालिनी को देखते ही अपनी माँ के पीछे छिप जाता है और डरते हुए कहता है, माँ, ये मालिनी नहीं, ये तो भूत है। माँ ने कहा, क्या बक रहा है? ये कोई भूत नहीं है, ये मेरी बहू मालिनी है, समझा तू? इतने में मालिनी चाय का कप रमेश की ओर बढ़ाती है। रमेश माँ और बाबूजी के डर से डरता हुआ कांपते हाथों से मालिनी के हाथ से चाय का कप ले लेता है। जैसे ही वो चाय पीता है, उसे चाय बहुत कड़वी लगी, बिल्कुल जहर जैसी। वो जल्दी से अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम ये चाय मत पीना, ये बहुत कड़वी है, बिल्कुल जहर जैसी। माँ ने बोला, क्या बकवास कर रहा है? माँ चाय का एक घूंट पीती हुई कहती है, ये देख, चाय बहुत मीठी और अच्छी बनी है। तुझे क्या हुआ है जो बिना बातें बहू के पीछे पड़ा हुआ है? कभी उसे भूत कहता है तो कभी उसकी बनाई चाय को जहर बोलता है। सारा दिन रमेश अपनी माँ से चिपका रहता है और ऑफिस भी नहीं जाता। रात को खाने के समय मालिनी सबको खाना परोस रही थी तो वो जानबूझकर रमेश पर दाल गिरा देती है। जैसे ही रमेश शर्ट पर गिरी दाल धोने बाथरूम में जाता है तो वो भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में पहुंच जाती है और रमेश से कहती है, ये आपको क्या हुआ है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो आप मुझसे ऐसे दूर दूर रहने लगे हो? आप शर्ट खोलकर मुझे दे दीजिए, मैं शर्ट धो देती हूँ। मालिनी को अपने पास खड़ा और बोलते देख रमेश डर के मारे भागकर वापस खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाता है। मालिनी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। रोज की तरह रात के 2 बजते ही मालिनी उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और पहाड़ी की ओर चल पड़ती है। जंगल में प्रवेश करते ही वो फिर किसी पिशाचिनी जैसा व्यवहार करने लगती है। उसके बंधे सर के बाल खुद ही खुल जाते हैं और उसकी साड़ी का पल्लू हवा में उड़ने लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। वो अपने नंगे पैरों के नीचे छोटे मोटे जीवों को कुचलते हुए गुफा की तरफ बढ़ती जा रही थी और अब वो पहले से भी ज़्यादा भयानक हो जाती है। उल्टे लटके चमगादड़ों को देखते ही वो खुश हो जाती है। वो उनको पकड़कर मसल देती है और उनका खून पीती हुई आगे बढ़ती रहती है। उसके गुफा में प्रवेश करते ही वो बूढ़ा नर पिशाच बीड़ी पीता हुआ उसे आवाज़ लगाने लग जाता है। कहता है, मालिनी, ओ मेरी प्रेमिका, तुम आ गई। मालिनी दौड़कर उससे लिपट जाती है और वो दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। कुछ देर चूमने के बाद वो बूढ़ा पिशाच उसे वहीं एक गंदी सी जगह पर लिटा देता है और खुद उस पर सवार होकर सवारी करने लगता है। आप समझ रहे हो ना दोस्तों, कैसी सवारी? अब वो दोनों बिल्कुल हवसी से हो जाते हैं। बूढ़ा पिशाच उसकी पीठ में अपने बड़े बड़े नाखून गड़ाकर अपनी हवस पूरी करता है और लगभग आधे घंटे बाद वो बूढ़ा पिशाच चीखता है और चीखते हुए मालिनी को अपने कंधे पर उठाकर चल पड़ता है। उसके चीखने से गुफा में पत्थर गिरने लग जाते हैं। पत्थर गिरने से सांप, चमगादड़ और छोटे मोटे जीव उन पत्थरों के नीचे दब जाते हैं और तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगते हैं। गुफा का दृश्य बहुत ही भयानक हो जाता है। इधर सोफे पर सोया हुआ रमेश मालिनी को आधी रात को दरवाज़ा खोलकर जाता हुआ देख लेता है तो वो अपनी माँ और बाबूजी को उठाकर कहता है, माँ, मालिनी आधी रात को कहीं चली गई है। माँ ने कहा, क्या बक रहा है?
देख वहीं बाथरूम में होगी। रमेश ने कहा, नहीं माँ, मैंने खुद अपनी इन आंखों से उसे घर के बाहर जाते हुए देखा है। रमेश की बात सुनकर उसकी माँ मालिनी को पूरे घर में ढूंढती है, पर मालिनी उन्हें कहीं नहीं मिलती। लेकिन सुबह के 6 बजते ही मालिनी अपने बेड पर सो रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। रमेश अपनी माँ से कहता है, अब तो मुझ पर यकीन कर लो माँ, ये भूत है, देखो इसे कैसे कसा रही है। रमेश की माँ अपनी बहू के पास जाकर उसे छूकर देखती है तो मालिनी अपनी सास को घूर कर देखने लग जाती है और अपनी गर्दन मोड़कर मर्दाना आवाज में कहती है, कौन है तू? तभी रमेश अपनी माँ को पकड़कर मालिनी के पास से हटाता है तो मालिनी उसे एक जोरदार लात मार देती है और पास खड़े रमेश के बाबूजी से कहती है, तू भी मिला हुआ था ना तेरे बेटे के साथ, जब इसने और इसके उन कमीने दोस्तों ने मिलकर मुझे चाकू घोंप घोंप कर मार डाला था। और फिर मालिनी अपनी पूरी गर्दन 360 डिग्री मोड़ लेती है। ये देख और सुनकर तीनों गिरते पड़ते भागकर कमरे से बाहर आ जाते हैं और मालिनी को उसी कमरे में बंद करके एक तांत्रिक के यहाँ चले जाती हैं। वो तीनों तांत्रिक अघोरानंद के यहाँ पहुँचते हैं। वो तांत्रिक रमेश की माँ के मायके वालों का जान पहचान वाला था, इसीलिए वो उन तीनों को भी जानता था। तांत्रिक अघोरानंद मृग जान पर आंखें बंद किए काली प्रतिमा पर नर मुंडों की माला सुशोभित थी। प्रतिमा के सामने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी। पास में ढेर सारे नर कंकाल पड़े थे। उन नर कंकालों में पूजन सामग्री भरी हुई थी और बड़ा घी से भरा दीपक जल रहा था। अगरबत्ती की सुगंध धुएं के साथ चारों दिशाओं में फैल रही थी। अघोरानंद के गले में एक मोटी हड्डियों की माला पड़ी थी। उसके पूरे बदन पर राख लिपटी थी। माथे पर चंदन से त्रिशूल बना था। उसने एक हाथ में एक रुद्राक्ष की माला लपेटी हुई थी और बदन पर वस्त्रों के नाम पर सिर्फ एक केसरिया लंगोट पहन रखा था। उसके मुख पर एक अजीब सा तेज था। वो आंखें बंद कर कर कोई मंत्र जप कर रहा था। रमेश की माँ के आने की सूचना अघोरानंद को उसका एक शिष्य उसके कान में जाकर देता है। सूचना पाते ही वो अपनी आंख खोलकर उन तीनों की तरफ देखता है। रमेश की माँ ने कहा, महाराज हमें बचा लीजिए, महाराज मेरी बहू एक भूतनी है, वो हम तीनों को मार डालेगी। अघोरानंद ने कहा, क्या भूतनी? रमेश की माँ ने कहा, हाँ महाराज वो एक भूतनी है। अघोरानंद बोले, नाम क्या है तुम्हारी बहू का? रमेश की माँ ने कहा, मालिनी है महाराज। अघोरानंद नाम सुनकर मुट्ठी में कोई चीज लेकर आंखें बंद कर कर कोई मंत्र बड़बड़ाने लगी। करीब 5 मिनट बाद उन्होंने आंखें खोली और वो चीज उन्होंने हवन कुंड में डाल दी। उस चीज के हवन कुंड में डलते ही हवन कुंड की अग्नि भभक जाती है। अघोरानंद उस अग्नि को ध्यान से देखने लग जाते हैं। तेज उठती अग्नि की लपटों से वहां बैठे उन तीनों के चेहरे जलने लगते हैं। चेहरे पर जलन होने से वो तीनों हवन कुंड से खिसक कर थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब अघोरानंद एक लंबी सांस भरकर गंभीर मुद्रा में कुछ सोचते हुए बोलते हैं, तुम्हारी बहू एक पिशाच के बस में है। अब अघोरानंद एक लंबी सांस भरकर गंभीर मुद्रा में कुछ सोचता हुआ बोलता है, तुम्हारी बहू एक पिशाच के बस में है। वो पिशाच अब जो चाहे तुम्हारी बहू से करवा सकता है, उससे अपनी इच्छा पूर्ति कर उसे मार भी सकता है और तुम्हारी बहू के ही हाथों तुम तीनों को भी मरवा सकता है। ये सुनकर तीनों कांपने लग जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, अब हम कहाँ जाएं? क्या करें महाराज? महाराज हमें बचा लीजिए। अघोरानंद कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हारी बहू दिन में तो गायब नहीं होती ना, या दिन में भी कोई ऊट पटांग हरकत करती है? दिन में तो सब काम ठीक ही करती है, पर सुबह 8 बजे तक वो पलंग पर कसाती रहती है। उस दौरान कोई उसे छेड़ दे तो अपने बाल बिखेर कर मर्दाना आवाज में हमें जान से मारने की धमकी देने लगती है। अघोरानंद ने आश्चर्य से कहा, क्या दिन में 8 बजे तक?
पर पिशाच तो सूर्य की रोशनी यानी दिन में कोई काम नहीं करते। वो सूर्य निकलते ही अंधे हो जाते हैं, उनका शरीर निडाल हो जाता है। अघोरानंद फिर मुट्ठी में कोई चीज दबाकर आंखें बंद कर कोई मंत्र बड़बड़ाने लगती है। करीब 10 मिनट मंत्र बड़बड़ाने के बाद वो मुट्ठी में बंद चीज को हवन कुंड में डाल देता है। हवन कुंड में वो चीज डलते ही कुंड की अग्नि भभक जाती है। फिर अग्नि की लपटें उन तीनों के चेहरे जलाने लग जाती है। वो तीनों हवन कुंड से और कुछ दूर खिसक जाते हैं। तब अघोरानंद गंभीर मुद्रा में चिंतित स्वर में कहता है, तुम तीनों की जान को बहुत बड़ा खतरा है। अब तुम तीनों कहीं भी चले जाओ, वो दोनों तुम्हें मार कर ही रहेंगे। रमेश की माँ ने पूछा, दोनों? कौन दोनों महाराज? ये आप क्या बोल रहे हैं? हम तीनों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। अघोरानंद अब क्रोध में कहता है, बिगाड़ा? किया तो तुम तीनों ने बहुत कुछ होगा। कोई पिशाच और भूत यूं ही किसी के पीछे नहीं पड़ता। रमेश की माँ बोली, भूत? अघोरानंद ने कहा, हाँ भूत। तुम्हारी बहू एक नहीं 2 आत्माओं के वश में है, एक पिशाच और एक भूत। होते दोनों एक से ही हैं, पर पिशाच दिन में सूर्य की रोशनी में सामने नहीं आते, लेकिन भूत दिन में भी आ सकते हैं। पर वो पिशाचों के सामने नहीं आते, उनके पीछे से ही आते हैं। अघोरानंद रमेश से पूछता है, तुम्हारी शादी को कितने साल हुए हैं? रमेश ने बताया, अभी तो बस साल भर ही हुआ है महाराज मेरी शादी को। तभी रमेश ने कहा, पहली बार भूत हमें कुंभलगढ़ से आते हुए ट्रेन की बुग्गी में मिला था, तब मैंने भी उसे देखा था, लेकिन उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। अघोरानंद ने कहा, क्या कुंभलगढ़? फिर अघोरानंद उन तीनों को कुंभलगढ़ की कहानी सुनाता है। करीब 300 साल पहले एक शराब की वजह से पूरा कुंभलगढ़ तबाह हो गया था। जिस जगह पर कुंभलगढ़ किला स्थित है, वहां से कुछ ही दूरी पर मनदास एक और नए किले का निर्माण करवा रहे थे। वहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। किले का निर्माण करने से पूर्व महाराज मनदास इस किले के निर्माण की जगह देखने गए थे। तब उन्हें वहां पर एक महान ऋषि की कुटिया दिखाई दी। उस ऋषि का नाम ऋषि बालकनाथ था। राजा मनदास ने अपने नए किले की निर्माण की योजना को उन ऋषि को बताया, पर ऋषि बालकनाथ ने कहा कि आप यहाँ पर किला निर्माण तो करवा सकते हैं, लेकिन उस किले की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा मनदास ने इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और वो कुछ ही दिनों में ये बात भूल गए। महल का निर्माण करने में करीब 7 साल लगे। महल करीब 7 मंजिल ऊंचा बनाया गया था, जिसके बाद उस किले की परछाई ऋषि बालकनाथ की कुटिया पर पड़ने लगी। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में पूरा किला टूटकर तहस नहस हो गया। मनदास का नया किला बनते ही टूटकर बिखर गया। मनदास को इस तरह किला टूटने से गहरा आघात हुआ और वो सदमे में चले गए। उनके सदमे में जाने से वहाँ के मंत्री ने ऐलान किया कि जो भी मनदास को सदमे से बाहर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। पर इनाम में क्या दिया जाएगा मंत्री बिना राजा से पूछे कैसे बताता। सो उसने बस इतना कह दिया, जो भी राजा को सदमे से बाहर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। कुंभलगढ़ में एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक का नाम सेवड़ा था। वो राजा के महल में राजा को सदमे से बाहर लाने गया था, लेकिन महल में प्रवेश करते वक्त नज़र राजा मनदास की बेटी राजकुमारी मैनावती पर पड़ गई। मैनावती बेहद खूबसूरत थी। तांत्रिक की नज़र राजकुमारी पर क्या पड़ी, तांत्रिक उसकी खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे अपना बनाने की सोचने लगा। उसने राजा मनदास को ठीक कर दिया और बदले में उसने उनकी बेटी मैनावती का हाथ मांगा, पर राजा ने मैनावती को उसे देने से मना कर दिया और कुछ सोने की मोहरें देकर उसे विदा कर दिया। पर तांत्रिक मैनावती को पाना चाहता था, सो उसने मैनावती पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक बार राजकुमारी की दासियां बाजार गई थी। उस समय तांत्रिक ने देखा कि दासियां राजकुमारी के लिए इत्र ले रही थी। तब तांत्रिक ने इत्र में काला जादू कर उन्हें दे दिया।
तांत्रिक की इस हरकत को महल के एक विश्वसनीय ने देख लिया और राजकुमारी को बता दिया। इस बात को सुनकर राजकुमारी काफ़ी गुस्सा हुई और राजकुमारी ने उस इत्र को पत्थर पर फेंक दिया, जिससे इत्र की बोतल टूट गई और इत्र पत्थर पर फैल गया। इत्र के पत्थर पर गिरते ही पत्थर खिसकने लगा और तांत्रिक के पीछे जाकर तांत्रिक को कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने यह श्राप दिया कि इस महल में निवास करने वाले सभी लोगों की मृत्यु जल्द हो जाएगी और मरे हुए व्यक्ति की आत्मा इस महल में हमेशा भटकती रहेगी। तांत्रिक के मौत के कुछ समय बाद कुंभलगढ़ और सुजालगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कुंभलगढ़ के सभी लोग मारे गए। कहानी सुनाने के बाद कुछ सोचते हुए अघोरानंद ने रमेश से कहा, तुम्हारी पत्नी मालिनी के पीछे जरूर वहीं से कोई भूत पीछे पड़ गया है। भूत हमेशा नवविवाहित स्त्री के पीछे पड़ते हैं। जरूर तुम्हारी पत्नी उस वक्त मानसिक धर्म से गुजर रही होगी। रमेश ने कहा, जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। जब हम दोनों किला देखने गए थे तब मालिनी मानसिक धर्म में थी। फिर रमेश की माँ ने डरते हुए कहा, और महाराज वो पिशाच। अघोरानंद बोला, तुम मुझे अपनी बहू के पास ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ आखिर ये भूत और पिशाच है कौन, और ये दोनों मालिनी से क्या चाहते हैं। आखिर ये राज क्या है जो मालिनी के जरिए ये तुम तीनों की मौत चाहते हैं। तीनों अघोरानंद को अपने घर ले जाते हैं। अघोरानंद को रमेश अपने कमरे की तरफ ले जाता है जहाँ मालिनी बंद थी। अघोरानंद जैसे ही गेट खोलता है, मालिनी के बाल बिखरे हुए थे और वो अपनी पूरी गर्दन मोड़कर अघोरानंद की तरफ देखती है और मर्दाना आवाज में कहती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन तीनों को तो मैं मार कर रहूँगा, समझा तू। अघोरानंद ने पूछा, पर इन तीनों से तेरी क्या दुश्मनी है जो तू इन तीनों को मारना चाहता है? और अगर इन तीनों से तेरी दुश्मनी है तो इन तीनों को मार। मालिनी को क्यों ढाल बना रहा है? इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? वो बोला, ये रमेश की पत्नी है, इसका ये कसूर है, समझा तू। ये बोलकर मालिनी के अंदर बैठा भूत जोर से हंसने लग जाता है। अघोरानंद ने कहा, तू मुझे जानता नहीं है, मैं भूत और पिशाच का क्या हाल करता हूँ। तुझे मैं जंजीरों से बांधकर जलाकर भस्म कर दूंगा। मालिनी के अंदर बैठा भूत बोला, तू मुझे ऐसे ही नहीं जला सकता, ये तू भी जानता है। मालिनी के अंदर बैठे भूत पर अघोरानंद एक मंत्र पढ़कर फूंक मारता है। फूंक मारते ही मालिनी और जोर से अघोरानंद पर फुसकारती है, जैसे कि किसी सांप ने फुफकारा हो। मालिनी के अंदर बैठा भूत हवा के झोंके से कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने और खोलने लग जाता है, जिससे मालिनी की सांस को दरवाजे से चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है।